हाँ तो देखिए, आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड से रिलेटेड। ठीक, तो चालू करते हैं। तो मान लीजिए किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, आपको बताया है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर समय के साथ बदलता है। कैसे पता चला समय के साथ बदलता है? जैसे जैसे t बदलता जाएगा वैसे वैसे ये वाला पार्ट बदलता जाएगा, मतलब इस वेक्टर का x बदलता जाएगा, इस वेक्टर का y भी बदलता जाएगा, इस वेक्टर का z कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा कितना रहेगा 3। तो अगर वेक्टर में x भी सिर्फ बदल जाए तो हमारा वेक्टर क्या हो गया? बदल गया। इसका मतलब मेरे पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो बदलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, कुछ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आएगा, कुछ उसकी एवरेज वेलोसिटी जाएंगी। तो सारी बातें कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बताना है। कब बताना है? t इक्वल टू 1 पे और t इक्वल टू 3 पे। तो ये कैसे बताएंगे? तो देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। t इक्वल टू 1 का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आप इसमें t को क्या पुट कर दीजिए? 1 पुट कर दीजिए। तो मैं लिखता हूं आपको पोजीशन वेक्टर किस समय का? t इक्वल टू 1 का। कितना आएगा? इसमें आप t को 1 पुट कर दें, कितना आया? ये आया 3i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। और मीटर में है, मैं मीटर अब नहीं लिख रहा हूं, बाद में एक जगह लिखा हुआ है वहां पर मीटर में है, ये मुझे पता है। फिर पूछा है कि बताओ t इक्वल टू 3 पे पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? तो t को 3 पुट कर दो। तो क्या आया? 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 j कैप प्लस 3k कैप। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया t इक्वल टू 1 का, और ये पोजीशन वेक्टर कब का होगा मेरा? t इक्वल टू 3 का। अब उन्होंने आगे क्या पूछा है? उन्होंने आगे पूछा है कि वेलोसिटी वेक्टर बताइए कब t इक्वल टू 3 पे। तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर आता है वो कैसे आता है? वो आता है d बाई dt ऑफ r वेक्टर। मतलब r वेक्टर का हमें क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो d बाई dt ऑफ r वेक्टर को पहले यहां लिखा जाए। क्या है r वेक्टर हमारा? ये है 3t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाई dt को सबको अंदर दे देंगे तो क्या आया? 3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। 3 कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, प्लस 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3 के कैप। अब आप जानते हैं कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t। तो ये कितना है आपके पास? ये आया 6t i कैप प्लस ये कितना आया? 4j कैप प्लस 0k कैप। और ये कौन हुआ आपका? ये हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर किसी भी समय t का, किसी भी समय t का वेलोसिटी वेक्टर है, क्योंकि मैंने अभी इसमें t को पुट नहीं किया है। जब मैं t को पुट करूंगा तो फिर ये उस समय का वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। अब वो जानना चाहते हैं कि t इक्वल टू 3 का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप इसमें t को 3 पुट कर दीजिए। देखिए आप डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इतना मैंने अज्यूम किया है। ठीक, तो अब मैंने इसमें t को 3 पुट किया तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आया कब? एट t इक्वल टू 3, वो कितना आया? वो आया 18i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, तो देखिए इस पार्टिकल के जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके x कंपोनेंट की वैल्यू क्या है? 6t, y कंपोनेंट का वैल्यू क्या है? 4, z कंपोनेंट का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब पार्टिकल z डायरेक्शन में नहीं चलता, क्योंकि वेलोसिटी का z कंपोनेंट क्या है? 0। पार्टिकल का वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, और जो x कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका 6t का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक, अब उन्होंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बताइए। तो देखिए वेलोसिटी अलग शब्द है और एवरेज वेलोसिटी अलग शब्द है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, और उसमें किसका डिवाइड लगाएंगे? टाइम इंटरवल डेल्टा टी का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां तक का चाहिए? t इक्वल टू 1 से लेके t इक्वल टू 3। अब t इक्वल टू 1 कौन हुआ आपका? इनिशियल पॉइंट, और t इक्वल टू 3 कौन हुआ आपका? फाइनल पॉइंट। तो ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? फाइनल पोजीशन वेक्टर, और ये वाला कौन हो जाएगा? इनिशियल। तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो कितना आएगा? मैं यहां लिखता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d, वो कितना आएगा? 27 माइनस 3 कितना आया? 24i कैप। y कोऑर्डिनेट देखते हैं, 12 माइनस 4 ये कितना आया? 8j कैप, और 3 माइनस 3 कितना आया? 0k कैप।
तो ये कौन हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन आपसे क्या पूछा उन्होंने, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो वी एवरेज वेक्टर जो आया तो इसमें आप 3 का डिवाइड लगा दीजिए, तो कितना आया, ये आया 24 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाई 3, और यूनिट क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम को किसमें मेजर किया है, सेकंड में, और डिस्टेंस जो लेंथ है वो किसमें मेजर की गई है, मीटर में। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। उन्होंने बोला है कि किसी पार्टिकल का t इक्वल टू 0 का पोजीशन वेक्टर ये है। ठीक, और उन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो आप देख सकते हैं 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, इसमें कहीं भी t वाली टर्म नहीं आती, कहीं भी, मतलब किसी भी समय पे पार्टिकल का वेलोसिटी देखो हमेशा वेलोसिटी इतना ही। तो उन्होंने पूछा कि बताइए t इक्वल टू टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो t इक्वल टू 0 को दिया है, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है ये बताया गया है, और वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू दिया गया है, और आपसे t इक्वल टू 10 का पोजीशन वेक्टर पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो अभी आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है तो एक फॉर्मूला आया था कि r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर दैट इक्वल टू v वेक्टर इनटू डेल्टा t। ये फॉर्मूला कब के लिए वैलिड होता है, जब आपका v वेक्टर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर v वेक्टर वेरिएबल होता है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होता है, जब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट। तो हमारे सवाल में तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, तो t इक्वल टू 10 कौन हो जाएगा हमारा फाइनल टाइम, t इक्वल टू 0 कौन हो जाएगा हमारा इनिशियल टाइम। तो t इक्वल टू 0 का पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया है, और t इक्वल टू 10 का पूछा है, मतलब फाइनल पूछा है। तो कैसे लिखेंगे, देख लिखते हैं r फाइनल माइनस r इनिशियल का वैल्यू कितना है, तो r इनिशियल का वैल्यू कितना है, चलिए r इनिशियल को r इनिशियल ही लिखते हैं, इक्वल टू पहले v वेक्टर पुट कर लेते हैं, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इनटू टाइम इंटरवल कितना, 0 से 10 तक 10 सेकंड। तो जो आपका r फाइनल वेक्टर आया वो आया आपका r इनिशियल वेक्टर प्लस दिस, ये कितना आ जाएगा 20i कैप 30j कैप माइनस 10k कैप। अब इसमें r इनिशियल वेक्टर को आप ऐड कर दीजिए, तो ये रहा आपका r इनिशियल वेक्टर, तो कितना है r इनिशियल, ये है 2i कैप प्लस 3k कैप, ये किस में ऐड होगा, इस वेक्टर में 20i कैप 30j कैप माइनस 10k कैप। तो कितना आया 20 और 2 कितना आया 22i कैप, j में 30j कैप, और k में माइनस 10 और 3 कितना माइनस 7k कैप। ये कौन आया आपका r फाइनल वेक्टर। तो इस तरह से हम फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, और इसकी कंडीशन भी याद रहनी चाहिए। कंडीशन क्या है, वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी ईच साइड स्मॉल a के बराबर है, और वर्टाइसेस के नाम दिए गए हैं a b c d e f, और एक पार्टिकल है पॉइंट a से चलना चालू करता है, और वो पॉइंट a से चल के पॉइंट b जाता है, पॉइंट c जाता है, d जाता है, ऐसे चलता है पार्टिकल। और जो पार्टिकल चलता है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है। कोई पार्टिकल है जो चलता है, उसका जो स्पीड है u, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल का जो स्पीड है वो कैसा है, कांस्टेंट। और किसके बराबर है, u के बराबर है। आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी जाएंगी, तो पहली मैं बात बताता हूं कि A to C के लिए आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, और यही काम आपको कौन सी जर्नी के लिए बताना है, A to D के लिए। यही बताना है आपको A to D वाली जर्नी के लिए, क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले मैं जर्नी A to C वाली लेता हूं, A to C वाली इसके लिए। तो देखिए आपको पता है कि पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, तो पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो एवरेज स्पीड का वैल्यू भी उतना ही आएगा जितना वो स्पीड है। ठीक, तो अगर नहीं याद हो तो मैं एक बार फिर से बताता हूं। आप ऐसे देखो कि हमने ऐसे लिखा था कि ट्रेवल्ड लेंथ, अगर आपको याद हो तो ट्रेवल्ड लेंथ को हमने क्या लिखा था, हमने ट्रेवल्ड लेंथ को हमने क्या लिखा था, स्पीड इनटू टाइम।
डेल्टा टी। और ये कब लिखा था? ये जब लिखा था जब स्पीड कांस्टेंट होती है। ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो यहां से आप क्या करिए, डेल्टा टी का इधर डिवाइड लगा दीजिए, ट्रेवल लेंथ को मैं एल से लिख देता हूं, तो एल अपॉन डेल्टा टी। ये कौन आया आपका स्पीड, और एल अपॉन डेल्टा टी बाय डेफिनेशन किसके बराबर होता है? एवरेज स्पीड। तो ये याद रहे कि अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो भी उसी स्पीड के बराबर आएगा। ऐसा सिर्फ कब होगा? जब उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हमारे लिए सवाल में दिया है स्पीड कांस्टेंट है, तो जो उसका एवरेज स्पीड आया वो किसके बराबर आया? एवरेज स्पीड बराबर आया स्पीड u के, क्योंकि एवरेज स्पीड उतना ही होगा जितना स्पीड है। मेन चीज है कि एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? तो देखो जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो आपका ए टू सी के लिए बात चल रही है, तो ये हो गया इनिशियल और ये हुआ फाइनल, इनको आप ज्वाइन कर दो एक लाइन से, और इस लाइन का लेंथ क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट देता है। अब देखिए ये लेंथ किसके बराबर होगी? तो देखिए उसको निकालने का तरीका बताता हूं। आज मैं तरीका बता दे रहा हूं निकालने का, आगे से याद होना चाहिए। पेपर में आप इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे तो कुछ कुछ ज्योमेट्री की चीजें याद होनी चाहिए। तो देखिए बेटा ये एंगल 120 होता है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये वाली लेंथ अगर a है, तो जो ये वाली लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ कितनी आएगी? ये आएगी a sin 60। और जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ ये कितनी आएगी? a sin 60। तो टोटल लेंथ कितनी आई? वो आई 2a sin 60। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम कितना लगा? तो देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस a, फिर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस 2a, तो उसने 2a डिस्टेंस चला है और कितनी स्पीड से चला है? u स्पीड से चला है। तो टाइम कितना लगा होगा? 2a अपॉन u। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और ये हुआ आपका टाइम इंटरवल। तो ये कौन हुआ आपका? v एवरेज वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आया सॉल्व करने पर? सॉल्व करते हैं। तो ये आया 2a से 2a कट गया, इसका वैल्यू कितना आया? √3/2। तो यहां से कितना आया? √3u/2। ठीक, ये कौन है आपका? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखो ये आपको a sin थीटा a cos थीटा अगर नहीं याद हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, इसको ध्यान से देख लें। मान लो कभी को आपको ऐसे ट्रायंगल मिल जाए जिसमें ये एंगल थीटा हो और ये वाली लेंथ l हो, तो ऐसे याद रखना कि जिस लाइन से एंगल बना होता है उस लाइन की लेंथ होती है l cos थीटा, और इसके जो अब सामने वाली बन गई, इस एंगल के जो सामने वाली लाइन हो गई ये, इसकी लेंथ क्या होती है? l sin थीटा। ऐसे याद रखिए कि जिस साइड से एंगल बना है उधर क्या हो जाएगा? l cos थीटा। ये कौन है? हाइपोटेनियस है l कौन है? हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा? l cos थीटा और परपेंडिकुलर क्या आएगा? l sin थीटा। ये आपको याद रखना है इस तरह से। तो ये a to c के लिए हो गया। अब बात करते हैं a to d के लिए। तो देखिए a to d के लिए एवरेज स्पीड तो अगेन u ही आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जर्नी में उसका स्पीड कांस्टेंट है, और जितने इंटरवल में स्पीड कांस्टेंट है उतने इंटरवल का एवरेज स्पीड उसी स्पीड के बराबर आएगा। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो a to c में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये वाली लेंथ आएगी, और ये वाली लेंथ किसके बराबर होती है? 2a। तो ये हेक्सागन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेंथ कितनी होती है। तो आज के बाद याद रखो ये लेंथ कितनी होती है? √3 है। ये लेंथ कितनी होती है? 2 है। तो देखो ये लेंथ कितनी आएगी? तो जैसे ये है वैसे ये है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? √3 है। तो ये डिस्टेंस आप याद रखें। ठीक, तो अगले वाले a to d वाली जर्नी के लिए अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे a to d के लिए, यहां लिख देते हैं चलो a to d के लिए, a to d के लिए। तो एवरेज स्पीड तो उतना ही आएगा u, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख देना है मुझे? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर एवरेज का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 2a। और टाइम कितना लगा? तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा? a और a। तो कितना लेंथ वो चला? लेंथ कितना चला? लेंथ 3a लेंथ चला। कितनी स्पीड से चला? u स्पीड से चला। तो कितना टाइम लगा होगा? लेंथ मतलब जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं अपॉन स्पीड, तो कितना टाइम लगा होगा? 3a अपॉन u। तो इसको सॉल्व कर दो, तो आंसर कितना आया आपके पास? 2u/3। तो ये कौन आया आपका? एवरेज वेलोसिटी।
अब देखो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं हमेशा कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो छोटी होगी या बराबर होगी किससे? एवरेज स्पीड से। तो देखिए यहां पे लिख के दिखाते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये 1.7 के आसपास लगभग, 2 का डिवाइड लगेगा तो 0.8। तो देखो u से कम आया, तो u कौन है? एवरेज स्पीड, और ये कौन है? एवरेज वेलोसिटी। यहां पे बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितना है? 2/3 मतलब 0.66। तो एवरेज वेलोसिटी कम आया किससे? एवरेज स्पीड से, तो आना भी चाहिए था। ठीक, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो समय के साथ बदलता है, और किस तरह से समय के साथ बदलता है आपको इक्वेशन में दिखाया गया है कि वो इस इक्वेशन से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है। देखो आप इसमें t पुट कर दीजिए, आपको पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहा है, वाई जेड में नहीं चल रहा। किधर चल रहा है? एक्स एक्सिस के अलाउंग उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, और इस इक्वेशन से एक्स कोऑर्डिनेट उसका दिया जाता है। आपसे कुछ पूछा है, उसने बोला है कि फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0, कि कब उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तो पता करते हैं। तो पहले क्या करिए, आप इसको डिफरेंशिएट करिए dx/dt, तब जाके आपको कौन मिलेगा? vx। vy vz तो है नहीं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल y में जा ही नहीं रहा, पार्टिकल z में चल ही नहीं रहा, सिर्फ पार्टिकल किस में चल रहा है? x में। तो सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होगा? x कंपोनेंट। तो कितना आएगा? इसको डिफरेंशिएशन तो मैं मानता हूं डिफरेंशिएशन आपको आता है, ये इसका vx आया। अब आप चाहते हैं वेलोसिटी 0 हो जाए, इसका मतलब 60 स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहां से t का जो वैल्यू आया वो आया 2 सेकंड। मतलब जो इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा वो t इक्वल टू 2 सेकंड पर इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना रहा होगा? तो इसमें t को 0 पुट कर दो, t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना आएगा? -24। मतलब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो मैं आपको लाइन पे बनाकर समझाता हूं कि क्या हुआ है एग्जैक्ट, और डिस्प्लेसमेंट भी लिखना है 3 सेकंड, वो भी लिख के दिखाता हूं। पहले आपको पार्टिकल का मोशन समझाता हूं हुआ कैसे। तो ये मान लो आपकी x एक्सिस है, और ये मान लीजिए ओरिजिन है x इक्वल टू 0। अब आप ये पता करिए कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या था। तो t को 0 पुट कर दीजिए, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट क्या था? 6। मतलब पार्टिकल ये वाला पॉइंट है x इक्वल टू 6, मतलब इस वाले जगह पे पार्टिकल कब था? t इक्वल टू 0 पे था। अब पार्टिकल किधर चला होगा? तो किधर चला होगा मतलब वेलोसिटी के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो इसमें आप t को 0 पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा कब का? जो वैल्यू आपने पुट की, तो आपने t इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको वेलोसिटी कब का मिलेगा? t इक्वल टू 0 का। तो t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी कैसा आएगा? आपका नेगेटिव। मतलब इसने जो चलना स्टार्ट किया होगा यहां से, वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया होगा, और ये चलता गया होगा। तो फिर ये रुका है, कब जाके रुका है? t इक्वल टू 2 पे जाके ये रुका है। ठीक, तो t इक्वल टू 2 पे जाके रुका है, तो कुछ पोजीशन होगी, उस जगह का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा। तो मुझे पता करना है कि किस पोजीशन में जाके रुका। तो आप इसमें x को क्या पुट कर दीजिए? 2 पुट कर दीजिए। क्यों? सॉरी, t को क्या पुट कर दीजिए? 2 पुट कर दीजिए। क्यों पुट करिए t को 2? क्योंकि t इक्वल टू 2 पर इसकी वेलोसिटी 0 आई है, तो t इक्वल टू 2 का x कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस x पर ये रुका है। ठीक, तो t को 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 into 2 कितना हो जाएगा आपका? 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 22, और ये कितना हो जाएगा आपका? 48। तो यह है 22 माइनस 48, तो कितना आएगा? मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। 22 माइनस 48, तो यह है आपके पास -26। मतलब ये जो पार्टिकल जाकर रुका है वो कहाँ जाकर रुका है? वो x इक्वल टू -26। यहाँ पर जब ये पार्टिकल पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। मतलब अभी तक ये पार्टिकल ऐसे चलते आया है, ऐसे चलते आया है। अब यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। अब आगे वेलोसिटी क्या होगी? तो पता करते हैं आगे वेलोसिटी क्या होगी। अब सोचो, अब इस इक्वेशन देखो तो t इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब vx 0 हो गया। अब जैसे ही t 2 से ज्यादा होगा तो ये वाली पूरी चीज 24 से ज्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के जाएगा। देखो लेफ्ट डायरेक्शन में भी कैसी है? नेगेटिव। और इनिशियल वेलोसिटी में नेगेटिव आया था, तभी तो मैंने बोला कि वो इस इधर गया होगा, क्योंकि वो माइनस है। वो माइनस किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को। और 24 क्या दिखा रहा है? मैग्नीट्यूड को। इनिशियल वेलोसिटी -24, इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड 24 है, तो मैं डायरेक्शन नेगेटिव बने और इधर को चल के गया होगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। अब मुझे पता है कि जैसे ही समय 2 से ज्यादा होगा, ये वाली वैल्यू 24 से ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो वो किधर चल के जाएगा? पॉजिटिव वाले डायरेक्शन में। इसका मतलब ये पार्टिकल जो है
वो आपका इस तरह से चलकर आया, ऐसे ऐसे चल के आया आपका पार्टिकल, और यहां जाकर आपका पार्टिकल रुका और फिर ये अब पार्टिकल ऐसे लौट के गया है। मतलब पहले वो ऐसे आया है और फिर वो पार्टिकल लौटकर इस तरह से चला गया है। ठीक, ऐसे पार्टिकल आया है और ऐसे पार्टिकल फिर लौट के चला गया है। ये इसका मोशन है। और फिर कभी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है तो फिर क्या करेगा, कभी नहीं रुकेगा, ऐसे चलता है। ठीक, वेलोसिटी की बात जीरो हुई है क्योंकि टी की एक ही वैल्यू आई थी ना। अब आगे पता करते हैं कि पहले 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो देखिए t इक्वल टू 0 पे यहां था, t इक्वल टू 2 पे कहां पे था, यहां पे था। ये यहां पे कब था, एट t इक्वल टू 2। तो यहां पे टाइम भी हम लिख देते हैं कि ये इस वाले x पे कब था, ये t इक्वल टू 2 पे था। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आप क्या करिए, t इक्वल टू 3 का x कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 0 आपको पता है 6 है। अब आपको क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 3। तो इसमें 3 पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 27 into 2 कितना आया, 54 माइनस ये कितना आया 72 प्लस 6 तो कितना आया, ये आया 60 माइनस 72 तो किसके बराबर आया, -12। इसका मतलब t इक्वल टू 3 पे जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, -12। मतलब t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहां रहा होगा, कहीं यहां रहा होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -12, और ये यहां पर कब है, t इक्वल टू 3 पे। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट d, तो वो क्या आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन है, -12, इनिशियल पोजीशन कौन है, 6, तो कितना है आपका, -18। तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किसके बराबर हुआ, -18। ठीक, अब मान लो आपसे मैं इस सवाल में डिस्टेंस पूछ लेता कि पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस -18 नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाता है। तो वो पहले पार्टिकल यहां से यहां तक चल के आया, तो ये कितना लेंथ चला, तो ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर वो लौट के गया, ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकालूंगा यहां से यहां तक की, ये वाली लेंथ किसके बराबर आएगी, तो देखो -26 पे पहुंच गया और 6 से चला था, तो 6 यहाँ 0 तक आने में और यहाँ से 26 इधर जाने में, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। अब मैं आपसे बात करूं कि वो t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुंच गया मेरा पार्टिकल और t इक्वल टू 2 पे यहाँ था, तो ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी, तो देखिए बताते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -26, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -12, तो 26 में से 12 उड़ा दो, सबट्रैक्ट कर दो, कितना आया 14। तो ये वाली लेंथ यहां से यहां तक कितनी है, 14, ये वाली लेंथ कितनी है, 32। तो मुझे लिख रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सदैव बढ़ती जाती है। तो आप सोचो इधर आया, डिस्टेंस बढ़ती गई, जब वो यहाँ पहुंचा तो पूछेंगे भाई कितना चला, तो बोला 32 चल लिया, अब फिर वो लौट के गया यहाँ तक, तो 14 और चला, तो 32 और 14 कितना आ जाएगा आपका, 46। तो इसका डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछता तो पहले 3 सेकंड का ये कौन हुआ, डिस्टेंस इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। तो मैं आपसे 0 से 3 में डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कितना आता, दैट 46 मीटर। तो देखिए आपको याद रखना होता है। तो एक चीज आप यहां से सीख लीजिए कि अगर पार्टिकल ऐसे चलते आया और लौट गया, तो इस लौटने वाली सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है, वो कौन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का दूरी है, मिनिमम दूरी है, जबकि डिस्टेंस क्या है, उस पाथ की लंबाई है जिस पाथ को उसने चला है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर काइनेमेटिक्स के चैप्टर से क्वेश्चन इस तरह से आता है और वो आपसे डिस्टेंस अगर पूछता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन ऐसा होगा कि रास्ते में उसने डायरेक्शन बदली होगी, जिसके कारण क्या होगा, डिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आएगी। तो अगर आपसे कभी डिस्टेंस पूछा तो आप अपने दिमाग में ये उम्मीद रखिएगा कि यार हो सकता है ये वही वाला केस होगा, कौन से वाला, जिसमें बीच में वेलोसिटी 0 हुई होगी और फिर वो लौट के गया होगा। इस सिचुएशन में क्या होता है, डिस्टेंस की वैल्यू अलग आती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग आती है। ठीक, चलिए